हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? या स्टूडेंट, आप लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं। जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में केस लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो लीडिंग केस हो, चाहे वो करंट केस हो। जिन स्टूडेंट की केस लॉ पर पकड़ बन जाती है, उसको चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस हो, चाहे मेंस का एग्जामिनेशंस हो या इंटरव्यू हो, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर आप लोग के लिए केस लॉ की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आप लोग को बराबर केस लास मिलते रहेंगे, चाहे वो लीडिंग केस के रूप में हो, चाहे वो करंट केस के रूप में हो। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, सारी बारीकी को समझें कि क्या क्या बारीकी आप लोग को केस लॉ के बारे में बताया गया है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप परीक्षा रिफ्रेशर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर का जो यूट्यूब चैनल है, वो आप लोग के लिए फ्री ऐप कास्ट होता है, कोई चार्जेस इसके नहीं होते। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आगे के सारे वीडियोस आपको फ्री ऐप कास्ट आपके सिस्टम पर मिलते रहते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। इसमें केवल लॉ के इवेंट्स आपको बताए जाते हैं। वो जो स्टूडेंट हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एलएलएम की क्लास कर रहे हैं, एलएलबी की क्लास कर रहे हैं, या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी वगैरह में लॉ के पेपर के साथ अपियर होना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आप लोग को सारे लीगल इवेंट्स, कोई वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, कोई एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है, एग्ज़ामिनेशन होने के बाद उसका पेपर का एनालिसिस आप लोग के साथ किया जाता है, कोई वीडियो एग्ज़ामिनेशन का क्या कट ऑफ हो सकता है वो आप लोग को बताया जाता है, रिज़ल्ट आता है वो आपको बताया जाता है, पार्लियामेंट के कोई अमेंडमेंट होते आपके सामने रखा जाता है। तो इतनी सारी खूबियों को लेकर ये चैनल बना है, और आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल 16,000 सब्सक्राइबर के सीमा को पार कर रहा है। आगे आप लोग का सहयोग बना रहे, इसीलिए आप लोग को ये वीडियो आप लोग को समय समय पर दिया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविधान अधिनियम के उन 5 केसों को डिस्कस करेंगे जो आप लोग के जुडिशरी के एग्जामिनेशन पे किसी भी स्टेज पर आते हैं। इन 5 केसों पे आपको पकड़ बनानी है, और आगे का वीडियो इसी तरह आप लोग को अन्य सब्जेक्ट पर मिलता रहेगा, और इसके साथ साथ फिर आपको करंट केस लास्ट पर भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टॉप 5 इम्पॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। इसमें सबसे पहला केस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल। देखिए, केस लॉ में आपको ईयर मालूम होना चाहिए, क्या इसका सब्जेक्ट था, क्या इसमें प्लेंटिफ थे, क्या इसमें डिफेंडेंट थे, एक एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, इस केस में जो प्लेंटिफ हैं, अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये ब्रिटेन की फायर ब्रिगेड कंपनी है, और जो पावेल है वो ब्रिटेन का एक किसान है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये मैटर जो रिलेटेड है वो इम्प्लाइड प्रपोजल, जिसको हम लोग कहते हैं गर्भित प्रस्ताव या विवक्षित प्रस्ताव। इसमें पावेल जो ब्रिटेन के किसान है, उनके खेत में अचानक आग लग जाती है। तब उन्होंने अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फ़ोन किया कि मेरे खेत में आग लग गई, आप आइए और आग को बुझाइए। ये फायर ब्रिगेड कंपनी आती है और पावेल के खेत के आग को बुझा देती है। जब काम कंप्लीट हो जाता है, तो ये फायर ब्रिगेड कंपनी सर्विस जो प्रोवाइड किया है उसके चार्जेस की मांग करता है। पावेल कहते हैं कि भाई, मुझे तो ये मालूम था कि आप फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। मैं तो देखता हूँ कि मेरे आसपास के खेतों में कभी कोई आग लगती है, कोई प्राकृतिक आपदा आता है, आप आते हैं और उसको दूर करके चले जाते हैं, पैसे की डिमांड नहीं करते। कप्तान रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कहा कि जो मुझसे अपने खेतों का, बाग का, बगीचा का इंश्योरेंस करा लेता है, उस इंश्योर्ड लोगों को हम सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हमारी सर्विसेज किसी को फ्री इसलिए नहीं है कि जो इंश्योरेंस करते हैं वो बीमा के किस्त को भी देते हैं, क्योंकि आपका जो खेत है वो इंश्योर्ड खेत नहीं है, बीमाकृत नहीं है, अतः आपको पैसे देने पड़ेंगे। दोनों का मैटर जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि ये तो इम्प्लाइड प्रपोजल है, आपको ऐसा लगता था पावेल को कि इनकी सेवा निशुल्क है, जबकि ये किसी को निशुल्क सेवा नहीं देते।
जो इंश्योर्ड लोग को ये निःशुल्क सेवा देते हैं उससे पहले बीमा की किस्त ले लेते हैं। अतः आपको मिस्टर पावेल को निर्देशित किया गया कि आपको फायर ब्रिगेड कंपनी को उनके सर्विस के लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आप लोग के लिए था जो गर्भित प्रस्ताव से था। गर्भित प्रस्ताव इम्प्लाइड प्रपोजल ऐसा प्रपोजल होता है जिसमें हम सामने वाले के कंडक्ट से, आचरण से अपने को बांध लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग के एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको रेडी रखिएगा। इसी क्रम में हम लोग दूसरे केस पर आते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ये 1893 का केस है, ये भी ब्रिटेन का केस है। इसमें जो कार्लिल है ब्रिटेन की एक महिला है और जो इसमें डिफेंडेंट हैं, प्रतिवादी है, कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ये मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, दवा निर्माता कंपनी। इसमें इस वाद में क्या होता है कि जो दवा निर्माता कंपनी है, कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, उन्होंने पूरे लंदन शहर में एक हैंडबिल बंटवाए, पर्चे बंटवाए, जिस पे उन्होंने लिखा था कि मेरी कंपनी ने एक ऐसी दवा को खोजा है जिसके खाने के बाद किसी को इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू नहीं होगा। और अगर इस दवा को खाने के बाद किसी को हो भी जाता है तो कंपनी उसको 100 पाउंड इनाम देगी क्षतिपूर्ति के रूप में। और कंपनी ने इस 100 पाउंड को देने के लिए लंदन के अलायंस नामक बैंक में एक करंट अकाउंट खोल रखा है जिसका ये अकाउंट नंबर है। कार्ली लेडीज़ दवा का सेवन करती हैं, दवा को खाने के बाद उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। जब वो कंपनी से डिमांड करती है कि देखिए आपके दवा के खाने के बाद भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो कंपनी अपने बचाव में ये कहती है कि भाई मेरा उद्देश्य तो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट था, मैं तो अपने कंपनी के दवा का प्रचार करना चाहती थी, मेरा उद्देश्य किसी से कोई संविदा वगैरह करने का नहीं था। मैटर जब हाउस ऑफ लॉर्ड में पहुंचा तो वहां पर यह कहा गया, जो कार्बोलिक स्मोक कंपनी है, आपने जो पर्चे बंटवाए थे उसमें तो शर्तें इतनी सीरियस लिखी थी कि 100 पाउंड इनाम दिया जाएगा अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, और 100 पाउंड देने के लिए आपने 1000 पाउंड लंदन के अलायंस नामक बैंक में जमा कर रखा है, और आपने तो ये भी कह दिया था ये बैंक का अकाउंट नंबर है, जिससे हर व्यक्ति ये विश्वास कर सकता था कि दवा के खाने के बाद अगर उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो उसको क्षतिपूर्ति के रूप में 100 पाउंड का इनाम जरूर मिलेगा। अतः कार्लिल जो लेडीज थे उनको 100 पाउंड कोर्ट ने दिलवाया। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसी केस लॉ से ओरिजिन होता है जनरल ऑफर, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य प्रस्ताव। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये केस। इसी क्रम में हम लोग तीसरे केस पर आते हैं। तीसरा केस है लालमन शुक्ला, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, 1913 का है, जो प्रस्ताव के संवहन से है, प्रस्ताव के संसूचना से है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। देखिए, इस केस में जो गौरी दत्त है ये एक सेठ है और लालमन शुक्ला उनका मुनीम है। इन्हीं दोनों के बीच में विवाद होता है। क्या मैटर है, क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स हैं, आपके सामने रखा जाता है। देखिए, जो गौरी दत्त है ये व्यापारी हैं, सेठ हैं। इनके यहाँ मुनीम का काम करते हैं लालमन शुक्ला। मुनीम जिसको आज हम लोग कहते हैं अकाउंटेंट। आज आप देखते हैं कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो सारे लेज़र को मेंटेन करते हैं। पहले की जो बही खाता अकाउंट होती थी उसको मेंटेन करने के लिए मैनुअल होता था, और वो करने वाले व्यक्ति का नाम था मुनीम। तो देखो, ये तो दोनों के बीच में रिलेशन थे। अब क्या होता है, गौरी दत्त जो सेठ जी है इनका भतीजा, भाई का बेटा खो जाता है। पहले वो शुरू में जहाँ जहाँ उनको उम्मीद थी वहाँ वहाँ पर वो लोगों को भेजते हैं पता लगाने के लिए कि भतीजा कहाँ गया। जब वो अपने प्रयास से नहीं खोज पाते तो लालमन शुक्ला को वो 3 दिन की छुट्टी देते हैं और कहते हैं कि जाओ मेरे भतीजे को खोजो। लालमन शुक्ला चले जाते हैं भतीजे को खोजने के लिए, और अभी भतीजे को खोजकर वो नहीं लाए थे। इसी बीच सेठ जी ने अपनी एक नई प्लानिंग को लॉन्च किया इन द एब्सेंस ऑफ लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला की अनुपस्थिति में सेठ जी ने पूरे, ये कानपुर शहर का मैटर है, पूरे शहर में पर्चे बंटवाए। पर्चे में ये उन्होंने लिखा कि जो मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा उसको 501 रुपया इनाम दिया जाए। इसी बीच
लालमन शुक्ला को सेठ जी का भतीजा रेलवे स्टेशन पर दिखा। लालमन शुक्ला उसको पकड़ के सेठ जी के पास ले आए और सेठ जी को सुपुर्द कर दिया। लालमन शुक्ला को ये पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में, मेरे एब्सेंस में सेठ जी ने 501 रुपए की इनाम की घोषणा की थी। उन्होंने जब इसकी मांग किया अपने सेठ से, तो सेठ जी ने कहा नहीं, 501 रुपया मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको तो मैं पहले ही भेज चुका था। मैटर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि सेठ जी ने जो पर्चे बंटवाए थे उसकी सूचना लालमन शुक्ला को नहीं थी। सेठ जी के प्रपोजल की कम्युनिकेशन संसूचना लालमन शुक्ला को नहीं थी, क्योंकि लालमन शुक्ला को पहले से ही वो काम दे रखा गया था। अतः लालमन शुक्ला 501 रुपया इनाम पाने के अधिकारी नहीं है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रस्ताव के संवहन से। ये स्टूडेंट, ये केस भी आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम लोग अगला केस आते हैं, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। देखिए, ये हम लोग के संविदा अधिनियम का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ऐसा केस है जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के नाम एक लग रहे हैं, बाल्फोर बाल्फोर दोनों तरफ। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, पहले जो प्लेंटिफ बाल्फोर है इनके आगे लगा लीजिए मिसेस, और जो डिफेंडेंट बाल्फोर इनके आगे लगा लीजिए मिस्टर। अब आपका केस बन जाएगा मिसेस बाल्फोर वर्सेस मिस्टर बाल्फोर। ये 1909 का केस है। देखो, इस केस में क्या हुआ था कि पति पत्नी का मैटर है। ये दोनों श्रीलंका के शिलोंग शहर के रहने वाले थे, जो आज हम लोग श्रीलंका बोलते हैं, इसका पहले नाम था शिलोंग। दोनों लोग अपने छुट्टी को बिताने के लिए लंदन जाते हैं और घूमते टहलते हैं, पर्यटन करते हैं। जब इनके वापस आने का समय होता है, चूँकि मिस्टर बाल्फोर श्रीलंका की गवर्नमेंट में जॉब करते थे, छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, तो इनको वापस आना था अपने देश वापस। इसी बीच अभी ये लोग वापस नहीं आए थे, लंदन में ही मिसेस बाल्फोर की तबीयत खराब हो गई। मिस्टर बाल्फोर ने उनसे कहा कि आप अपना यहाँ इलाज करा लीजिए और मैं आपको पैसे भेज दूंगा, और जब आप ठीक हो जाइएगा तो आप श्रीलंका वापस आ जाइए। मिस्टर बाल्फोर उनको पैसा भेजे और मिसेस बाल्फोर इलाज कराई, बाद में ठीक हो गई। बाद में मिसेस बाल्फोर वापस नहीं गई और मिस्टर बाल्फोर ने उनको पैसे भेजना बंद कर दिया। तो मिसेस बाल्फोर ने उनके ऊपर ये वाद लाया कि आप मुझे मेंटेनेंस दीजिए, मेरा भरण पोषण दीजिए। ये मैटर जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप लोगों के बीच में केवल ये बात हुई थी कि मिसेस बाल्फोर इलाज कराएंगे, इलाज कराने के बाद श्रीलंका वापस आ जाएगी। मेंटेनेंस की कोई बात नहीं हुई थी। आप लोगों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप इस मैटर पर क्रिएट नहीं हुआ था। अतः मिसेस बाल्फोर को किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है आप लोग के लिए, जो बराबर आप लोग के जुडिशरी में आता है। ये स्टूडेंट, आज का 5वां और अंतिम केस है आप लोग से जुड़ा हुआ, क्रेल वर्सेस हेनरी। 1903 का हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है। और ये जो केस है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग सेक्शन 56 से पढ़ते हैं। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं विफलीकरण का सिद्धांत, असंभवता का सिद्धांत, अनेक नामों से हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका एक वर्जन है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देखिए, इसमें केस क्या था, क्रेल और हेनरी का मैटर है। क्रेल इसमें वादी हैं, प्लेंटिफ है, हेनरी डिफेंडेंट है। हेनरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रेल के मकान को का एक हिस्सा किराए पर लेते हैं। यानी जो क्रेल है वो मकान के मालिक हैं, हेनरी उनके मकान के एक हिस्से को किराए पे लेते हैं। क्यों किराए पे लेते हैं, क्या उनको आवश्यकता पड़ती है? ब्रिटेन के राजा जो किंग सेवेंथ थे, उनका जुलूस निकलना था, राज्याभिषेक होना था, और राजा इस अभिषेक के बाद पूरा जुलूस लंदन की सड़कों से गुजरना था। हेनरी ने, क्योंकि क्रेल का मकान ऑन रोड था, उन्होंने हेनरी ने क्रेल से कहा कि मैं आपको जो है एडवांस दे रहा हूँ और मैं राजा का जुलूस देखूंगा। क्रेल तैयार हो गया। बाद में क्या हुआ कि राजा की अचानक तबीयत खराब हो गई और जुलूस जो निकलना था वो पोस्टपोन्ड हो गया।
तो क्रेल कहते हैं हेनरी से कि आप मेरा बकाया किराया दीजिए, आपने मेरा अभी कुछ ही पैसा दिया है, रिमेनिंग जो अमाउंट है वो दीजिए। तो देखिए इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो डिक्लेरेशन किया डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि जिस उद्देश्य को लेकर करार किया गया था कि राजा का जुलूस निकलेगा, राजा के बीमार होने से, वो उद्देश्य क्या हो गया, नष्ट हो गया, फ्रस्ट्रेट कर गया। और डॉक्ट्रिन ऑफ जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो रिमेनिंग किराया की डिमांड नहीं की जा सकती, अतः क्रेल को रिमेनिंग किराया हेनरी से वसूलने का अधिकार समाप्त हो गया था। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए 5 इंपॉर्टेंट केसेस थे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थे, भारतीय संविदा अधिनियम से थे, और भी इसी प्रकार के केसेस आप लोग को मिलते रहेंगे। आप लोग को डियर स्टूडेंट बताना चाहते हैं कि जो सर का इंस्टीट्यूट है परीक्षा रिफ्रेशर, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर है इस समय। आप लोग के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें हायर जुडिशल के स्टूडेंटों के लिए, पीसीएसजे यानी सिविल जज के स्टूडेंटों के लिए, एपीओ और एडीपीओ के स्टूडेंटों के लिए रेगुलर क्लास चलती है। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस स्क्रीन पर शो कर रही है। अगर आप इंडिविजुअल कोई एक सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस है 2999। जैसे आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए इसी महीने से जो पेपर स्टार्ट हुआ है और होने जा रहा है वो सीआरपीसी और सीपीसी। अगर आप इन दोनों पेपर को पढ़ना चाहते हैं, सीआरपीसी और सीपीसी को, तो 2029 डिपॉजिट करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए सर से आप कैसे क्लास में एडमिशन लेंगे और कैसे आप पढ़ेंगे, इसके 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहे हैं। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार की फेस साइड बैक साइड फ़ोटो भेजेंगे। जब आपकी फ़ोटोग्राफ्स आ जाएगी आधार के, तो आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा और आपको फिर बैच में जोड़ लिया जाएगा। जो क्लास चलती है वो गूगल मीट पर चलती है। गूगल मीट पर जैसे जूम ऐप होता है वैसे गूगल मीट होती है, और आप उसके थ्रू क्लास में जुड़ सकते हैं। देखिए सर के इंस्टीट्यूट से अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशरी में और अन्य एग्ज़ामों में सिलेक्शन लिया है। आप दूर रहते हैं, आप इलाहाबाद नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और ऑनलाइन क्लास शाम को 6:30 बजे से 9 बजे चलती है। अगर आप इलाहाबाद आना चाहते हैं, यहाँ ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम आपका है। 20 जुलाई के बाद आपको ऑफलाइन क्लास मिल जाएगी। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आप लोग के लिए खुल गया है, फाइनली टचअप हो रहा है, और इसके बाद आप लोग को 20 जुलाई से रेगुलर ऑफलाइन क्लास इलाहाबाद में प्राइम लोकेशन पर मिलना शुरू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, सर के पब्लिकेशन परीक्षा रिफ्रेशर से आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज़ के जो 6 वॉल्यूम होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वॉल्यूम प्रेजेंट है। हिंदी वाले हिंदी मंगा सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश मंगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आईपीसी सीआरपीसी यूडेंस जो मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम में आता है, एपीओ में, सिविल जज और एचजेएस में, इसके प्री के और मेंस के दोनों लॉ के नोट्स रेडी है। आप लोग के लिए इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स रेडी है। हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स रेडी है। 5 स्टेट के आपके जुडिशरी के सिविल जज की गाइड आप लोग के लिए अवेलेबल है। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, राजस्थान, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। एपीओ, यूपी का एपीओ, बिहार के एपीओ, उत्तराखंड के एपीओ का गाइड आप लोग के लिए पूरा रेडी है, कंप्लीट गाइड है। बिहार और यूपी के एचजेएस के लिए आप लोग के लॉ का मटेरियल रेडी है। इंटरव्यू की गाइड आप लोग के लिए है। आप इंटरव्यू की गाइड आप लोग ज़रूर पढ़ें, हाउ टू प्रिपेयर और इंटरव्यू। और जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है जो 18वें नंबर का होना है, उसके लिए आप लोग के लिए गाइड अवेलेबल है। जो माइनर एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, इसका मैटर आप लोग के लिए रेडी है। और देखिए एक की आप लोग के लिए लॉ का बुक तैयार की गई है, केस लॉ एंड लैटिन मैक्सिम। जितने भी करंट केस हैं इसमें सब दिए गए हैं, आप इसको मंगा के इसको भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान जेलों का एग्ज़ाम होने वाला है, एडवर्टीज़मेंट आने वाला है, इसके लिए जेलों का आपका कंप्लीट गाइड और हिंदी इंग्लिश की गाइड आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर जो मटेरियल मंगाना चाहते हैं, वो वही व्हाट्सअप नंबर है जो आपको पहले बताया गया था, उसी पे आप अपना पोस्टल एड्रेस कंप्लीट भेजेंगे पिन कोड के साथ, आपको फिर कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा और आपका मटेरियल आपके घर पर भेज दिया जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी रहिए, आपको ऐसी सीरीज केस लॉ के जैसे आज मिली है, आगे भी मिलती रहेगी। थैंक यू।